हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का वीकली धमाका में। आज मैं आप सभी के लिए 16 सितंबर से 21 सितंबर तक टॉप 50 करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ। पूरे वीक के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे वो सभी इसमें मिलेंगे। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली, इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा वीकली धमाका। Who has been appointed as Director General of SSB? SSB stands for Sashastra Seema Bal. Amrit Mohan Prasad has been appointed as Director General of SSB. और ये किसको हटा करके बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ये हैं हमारे फॉर्मर। अमृत मोहन प्रसाद का कैडर है उड़ीसा और ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर। तजिंदर सिंह भी रिसेंटली अपॉइंटेड एज डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के डिप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं तजिंदर सिंह। Next, Odisha government launch Odisha Subhadra scheme to provide financial help to women. In this scheme, how much financial help will be provided in a year? Odisha Subhadra scheme के बारे में जानते हैं। Odisha Subhadra scheme women's को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी के 74th बर्थ एनिवर्सरी पे। इस स्कीम के तहत जो भी औरतें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं उनको गवर्नमेंट हर साल 10,000 रुपये की हेल्प करेगा। तो राइट ऑप्शन इज 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ 5,000 करके 2 बार दिया जाएगा। एक दिया जाएगा राखी पूर्णिमा के ओकेजन पे और रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे दिया जाएगा। इसके लिए एज लिमिटेशन है 21 to 60 ईयर्स। उड़ीसा गवर्नमेंट इस पूरे स्कीम के लिए 55,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ औरतों को फाइनेंशियली हेल्प करना। ठीक है, जो भी औरतें गवर्नमेंट जॉब वाली हैं या किसी हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं उनको ये हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट ट्यूशन फी पेमेंट विच बैंक लॉन्च ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस। HSBC इंडिया ने ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। इसके तहत 600 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम डायरेक्टली ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी रेमिटेंस कॉस्ट था, रेमिटेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये जो पेमेंट है ये HSBC के मोबाइल बैंकिंग ऐप से किया जाएगा। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं हितेंद्र दवे। रिसेंटली HSBC को लेके भी एक न्यूज़ है कि BNP परिभाष ने एक डील किया है जिसमें HSBC की प्राइवेट बैंकिंग यूनिट जो जर्मनी में है उसको वो परचेज करेगा। BNP परिभाष इज गोइंग टू बाय HSBC प्राइवेट बैंकिंग यूनिट विच इज इन जर्मनी। टाइफून यागी become the strongest storm of the year in Asia. In response of that, India has launched which operation to support affected people there? तो टाइफून यागी जो है वियतनाम, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड को हिट किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान वियतनाम को पहुंचा है। तो इन सभी को कवर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है ताकि वहाँ के लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके एंड फूड, मेडिकल एंड क्लोथिंग फैसिलिटी को भी उन्होंने यहाँ से प्रोवाइड किया है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन की हेल्प की है। इसके अलावा एक और टाइफून आया था जो कि जापान में आया था अगस्त मंथ में। ये भी करंट न्यूज़ है तो एग्जाम में आ सकता है आपके, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसका नाम है टाइफून शान। Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman launched NPS Vatsalya scheme for children. What is the minimum deposit required for this account? आइए सबसे पहले जानते हैं कि NPS वात्सल्य स्कीम होता क्या है। NPS वात्सल्य स्कीम के तहत पेरेंट्स अपने पेंशन फंड में अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब तक कि उनके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। 18 साल तक पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे और 18 साल के बाद उस अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करता है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अगर पेरेंट्स चाहें तो इसमें से पार्शियल अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन कब? आफ्टर 3 ईयर। जो विड्रॉ अमाउंट होगा वो जितना आपने सेव किया है उसका 25% ही आप निकाल सकते हो। जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक ये मौका 3 बार दिया जाएगा पार्शियल विड्रॉ करने का। ये विड्रॉल का अमाउंट या तो आपके हेल्थ केयर में लगेगा, मेडिकल फैसिलिटी में, या फिर उनके एजुकेशन में जाएगा।
और इस पूरे स्कीम को रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, PFRA। और इस स्कीम के तहत मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज पर ईयर आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए शुरू किया है, ताकि लॉन्ग टर्म पे उनकी फाइनेंशियली नीड को हम कंप्लीट कर सकें और एकदम से ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़े। जब बच्चे 18 साल क्रॉस करते हैं तो उनकी पढ़ाई में बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बर्डन को ओवरकम करने के लिए, उस बर्डन को कम करने के लिए शुरू से ही थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्कीम के थ्रू आप कर सकते हो, ताकि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब आप इसको विड्रॉ कर सको और अपनी नीड को पूरी कर सको। रिसेंटली बुक टाइटल्ड श्री रामा इन तमिलागम एन इनसेपरेबल बॉन्ड रिलीज्ड बाय विच फेमस पर्सनालिटी। तो ये जो बुक है श्री रामा इन तमिलागम, ये बुक श्री राम के ऊपर लिखा गया है। इस बुक के ऑथर हैं तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि। रिसेंटली सुशील कुमार शिंदे ने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की अपनी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। कुलदीप गुप्ता की भी एक बुक रिलीज हुई है और उसका नाम है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। संदीप मिश्रा भी न्यूज में थे, फर्स्ट ऑथर है इंडिया के जिनकी बुक 15 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है। Who has been appointed as CFO, Chief Financial Officer of Adani Green Energy Limited? सौरभ शाह। फॉर्मर है फुनस्टॉक वांग्याल। Who inaugurated India's Water Week 2024, which is organized by Ministry of Jal Shakti? India Water Week 17 से 20 सितंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज करेगी और इसको इनॉग्रेट करेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया गया है। इस वाटर वीक के दौरान वाटर स्कैरसिटी से कैसे डील किया जाए एंड वाटर फॉर ऑल ये टॉपिक पर डिस्कशन किया गया है। इनके डिस्कशन में ये रिजल्ट आया है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 2.5% वाटर ही ऐसे हैं जो कि पीने योग्य हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1% वाटर ऐसे हैं जो ह्यूमन यूज में है। इंडिया में जितना पानी अवेलेबल है उस पानी में से 80% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है। विच कंट्री विल होस्ट COP9 Bureau and Fund Committee meeting on September 17 to 18, 2024. Stands for Conference of Parties. ठीक है, और ये मीटिंग इंडिया ने होस्ट किया है। दिस मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशनल अगेंस्ट डोपिंग के अगेंस्ट में ये मीटिंग हुई है। और डोपिंग क्या है? जो भी एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कोई भी ड्रग यूज ना करे या कोई भी इंजेक्शंस ना ले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग में ही ये मीटिंग हुई है। United India Insurance partnered with which bank to provide various general insurance to make its forever banking vision successful? Recently, United India Insurance AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के कस्टमर को जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। और वो जनरल इंश्योरेंस क्या क्या होंगे? वो होंगे मोटर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उस एक्सीडेंट्स वगैरह को कवर करने के लिए इंश्योरेंस होंगे। तो इसके लिए दे कम टुगेदर। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का विजन है फॉरएवर बैंक। डेप्यूटी सीईओ है मिस्टर उत्तम टेबरेवाल। आरबीएल बैंक ने अभी अभी एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर के? आईओसी के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। और येस बैंक ने रुपे के साथ मिलकर के और पीओपी फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर के भी एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, एक्सिस ने वीजा आईएनसी के साथ मिलकर के प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर के लिए होगा, प्राइमस क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, recently to support Bangladesh advanced development, empower youth, strengthen democracy and expand trade, how much support provided by USA? तो रिसेंटली यूएसए ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, उसकी डेमोक्रेसी को, उसके ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए $202.25 मिलियन का सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट स्पेशली 3 सेक्टर्स में किए गए हैं, और वो 3 सेक्टर्स हैं गुड गवर्नेंस, सोशल एंड ह्यूमन, एंड इकोनॉमिक रीसेलेंस।
यूएस ने 2021-26 के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें यूएस ने $954 मिलियन का सपोर्ट देने का वादा किया था। अभी तक $425 मिलियन बांग्लादेश में यूएस इन्वेस्ट कर दिया है। As a part of Parivartan program, as a part of Parivartan program, HDFC Bank aims to increase income of 5 lakh marginal farmer who earn less than 60,000 annually by which year? तो परिवर्तन जो है ये एक CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम है और ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। परिवर्तन प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किया गया था और ये वेरियस फील्ड को कवर करता है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेट्रा। परिवर्तन प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए एचडीएफसी बैंक जिस भी फार्मर का इनकम 60,000 से कम है उसको इंक्रीज करने की सोच रही है 2025 तक 2025 तक 2014 से लेकर के अभी तक परिवर्तन में 5100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली 2 लाख एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है और 38 लाख ट्री प्लांटेशन भी कर लिया है। The Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, has inaugurated the Constitutional Temple Samvidhan Mandir in which state? On the occasion of International Day of Democracy. International Day of Democracy, श्री जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्पल को महाराष्ट्र में और टोटल महाराष्ट्र के 433 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे ये इनॉग्रेट हुआ है। महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मान्याचिवाड़ी 100% सोलर इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और वो फर्स्ट गांव है जो कि 100% सोलर इलेक्ट्रिफाइड हुआ है इन महाराष्ट्र। To support Startup India, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade launch which program? तो स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भास्कर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। Bharat Startup Knowledge Access Registry. This program will provide one-stop platform to address the challenges of entrepreneurs and investors. Entrepreneurs and investors को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर they can raise their query and address their challenges. और वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? भास्कर। इस प्रोग्राम का मेन एम ही यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, स्टार्टअप्स एंड डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स मिल सके एंड वो अपने चैलेंजेस को डील कर सके। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 which involves total cost of 70,125 crore rupees. Which ministry run this scheme? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 अप्रूव हुआ है और इसमें टोटल 70,125 करोड़ का कॉस्ट लगेगा। इस योजना के तहत फेज 4 में 62,500 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट रखा गया है और 70,125 करोड़ का जो कॉस्ट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बियर करेगी। फेज 1 2000 ईयर में स्टार्ट किया गया था, फेज 2 स्टार्ट किया गया था 2013 में, फेज 3 2019 में एंड फेज 4 2024 में और ये कब तक चलेगा? 2028-29 तक। ठीक है, और ये किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, recently government of India signs MOU worth over rupees 500 billion at 4th global renewable energy investor meet. 4th global renewable energy investor meet. This meeting took place in which state? ये मीटिंग फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर हुआ है और वो गुजरात में हुआ है और इस मीटिंग को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, इस पूरे मीटिंग में गुजरात स्टेट टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में निकला है। गुजरात स्टेट में 2 इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। फर्स्ट तो है 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेकंड है गुजरात एनर्जी विजन 2047। इन दोनों इनिशिएटिव्स को इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी सोलर जनरेट होता है उसका 53% सोलर अकेला गुजरात जनरेट करता है। इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को भी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला है एंड सोलर पावर कैपेसिटी में फर्स्ट हुआ है राजस्थान
एंड सेकेंड स्टेट है गुजरात। इन सब के अलावा एक न्यूज़ अभी आई थी दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1460 करोड़ का लोन दिया है गुजरात को 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए। नेक्स्ट, recently Indian government make it mandate for unorganized workers to get themselves registered on e-shram portal. This portal is developed by which ministry? सबसे पहले हम जानते हैं कि ई श्रम पोर्टल है क्या। ई श्रम पोर्टल जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं उनके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया था और इसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इस पोर्टल पे जाकर के वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं जिससे कि उनको बहुत सारे बेनिफिट जो ई श्रम कार्ड के थ्रू मिल सकती है वो सब मिल सके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे रिक्शा चलाने वाले हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जोमैटो, ओला, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब पे जो काम करते हैं उन सबको हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलते हैं। ई श्रम कार्ड क्या होता है, इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं उनको 60 साल के बाद 3000 रुपीज़ पर मंथ इनको एज अ पेंशन दिया जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनको 2 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाता है, या फिर अगर वो हैंडीकैप हो जाते हैं, पार्शली हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उस केस में उनको 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है कि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं ताकि गवर्नमेंट को भी एक आइडिया लग सके कि कितने हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। Ministry of Labor and Employment. This portal also help in enhancing employment generation and ease of living. ठीक है। Next, which Maharatna company has been awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India? सबसे पहले जानते हैं कि महारत्ना कंपनी कौन सी होती है। तो महारत्ना कंपनी जो होती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी होती है एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। ठीक है, इस कंपनी का स्टेटस पाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ये होता है, जो भी कंपनी ये स्टेटस पाना चाहती है वो 3 साल लगातार उसकी प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि 3 साल में उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि 3 साल में लगातार एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ही उस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे एंड अपने ऑपरेशंस में। हिंदी दिवस के दिन इस पुरस्कार को दिया गया है। हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? के सदाशिव मूर्ति। Who has been appointed as next chairman and MD of National Aluminium Corporation, a PSU under the Ministry of Mines? नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है ये एक नवरत्न कंपनी है। जैसे महारत्न होता है वैसे नवरत्न कंपनी भी होता है। किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस पाने के लिए भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि उसकी एनुअल प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, उसका नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए एंड उसका टर्नओवर 15,000 करोड़ तक होना चाहिए। इसका एक और क्राइटेरिया होता है कि ये कंपनी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, टू मार्क 10th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड विच अनदर मिनिस्ट्री? पहले देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को इस साल 10 साल हो जाएंगे। ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को इस साल 7 साल हो जाएंगे। इस साल ये कैंपेन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के द्वारा ये
कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा। 3 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है एंड 2 अक्टूबर हमारे गांधी जी का जन्म दिवस है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वच्छता, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द continuation of PM Asha scheme to ensure fair pricing for farmers and manage price volatility of essential commodities. What is the total outlay for this scheme? Prime Minister अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो इसको ही हम अभियान या योजना बोल लीजिए, तो इसको ही प्रधानमंत्री आशा स्कीम्स कहते हैं। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। कैसे? उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करके। 3 इनिशिएटिव पे भी ये फोकस करता है। फर्स्ट तो हो गया हमारा प्रधानमंत्री मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव, सेकेंड है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एंड थर्ड है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसमें टोटल आउटले जो है वो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। और ये स्कीम कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था फार्मर्स को सपोर्ट करने। टू सपोर्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, helping them grow and reducing their need for regular loans from bank, the Andhra Pradesh cabinet has approved how much fund for this sector. तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 5,000 करोड़ का फंड फॉर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, और इसका एम है 2 मिलियन जॉब क्रिएशन, 2 मिलियन जॉब क्रिएट करना 5 साल में। ये कैसे किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को यूज करके, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही है, उन दोनों की हेल्प से 2 मिलियन जॉब क्रिएट किए जाएंगे। तो ये फंडिंग होगी 5,000 करोड़ की। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के थ्रू। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल फ्री लोन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी लोन लेंगे तो उसके बदले में आपको कोई भी सिक्योरिटी एज एन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट लोएस्ट इन इंडियाज जीडीपी? बिहार सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन इंडियाज जीडीपी। इस रिपोर्ट में बहुत ही शॉकिंग न्यूज ये आया है कि जो वेस्ट बंगाल है, जो 1960 में 10.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, वो कम हो करके 5.6% हो गया। तो सबसे बुरा हाल वेस्ट बंगाल का है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरा है। लेकिन जो साउदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। कर्नाटका जो है ये अपने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये सभी स्टेट जहां 1991 में बिलो एवरेज परफॉर्म करते थे, वही अब 2024 में इंडिया की टोटल जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन इन स्टेट से ही आ रहा है। वेस्ट बंगाल में एवरेज इनकम ऑफ पर्सन 127.5% से कम होकर के 83.7% हो गया है। बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.3% इन जीडीपी। वही महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है 13.3% इन जीडीपी, और महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम 150.7% है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स वन नेशन वन इलेक्शन रिकमेंडेशन। As per record, India conducted how many times one election for a nation in past year? कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूव किया है, जो विंटर सेशन से स्टार्ट किया जाएगा। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में स्टार्ट किया जाएगा। इसका एम है लोकसभा एंड विधानसभा का जो इलेक्शन है वो एक बार ही कराया जाए, एक इलेक्शन हो उसमें, जिससे कि कॉस्ट कटिंग किया जा सके। इलेक्शन कराने में खर्चे होते हैं उसको कम किया जा सके, और दूसरा इलेक्शन कराते वक्त जो परेशानियां होती हैं उसको भी कम किया जा सके। इनिशियली 1951 से 1967 तक 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन कराए गए हैं, जो कि 1952 में, 1957, 62 एंड 67 में हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज 4।
आफ्टर 1967 नए स्टेट बनने लगे, राज्यों का पुनर्गठन होने लग गया, तो ये इलेक्शन को बंद करा दिया गया था। अभी फॉरेन कंट्री की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा में वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाया जा चुका है। इसके अलावा ये इतना इजी नहीं होगा फॉर्मुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि आपका लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये बीच में भंग किया जा सकता है। सेम विथ विधानसभा। तो अगर ये बीच में भंग किए जाएंगे तो ये कैसे इनका इलेक्शन किया जाएगा? तो ये सब चुनौतियां आएंगी। टू एस्टैब्लिश जन औषधि केंद्र, कोल फील्ड साइट and selected hospitals, the Pharmaceuticals and Medical Device Bureau of India has signed an MOU with Coal India. This is approved by which ministry? So PMBI एंड कोल इंडिया ने MOU साइन किया है जन औषधि केंद्र को स्टैब्लिश करने के लिए कोल्ड फील्ड साइट में, और टोटल 12 जन औषधि केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसमें जो है जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड किए जाएंगे। जेनेरिक मेडिसिन की खासियत ये है कि ये 50 to 90% चीपर होते हैं। ये स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कॉस्ट इंकर्ड होते हैं उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ जो ये 12 औषधि केंद्र स्टैब्लिश होंगे वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि बिना कोई वहां आए रोबोट बन के काम कर लेगा, वहां पे भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक इसका मेन उद्देश्य है। ये MOU अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये 12 औषधि केंद्र कहाँ कहाँ स्टैब्लिश होंगे? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड असम। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज ये भी है, 50 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी जन औषधि केंद्र को इनॉग्रेट किया जा चुका है, जहां पर 2000 से भी ज्यादा जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराई गई हैं। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज World Food India 2024 event. Which country will be partnered country in this event? World Food India 2024 19 से 22 सितंबर तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस इवेंट में बेसिकली फोकस इस बात पे किया गया था कि किस तरीके से नए नए इनोवेशन हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ला सकते हैं। साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी, जो हाई टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी फूड प्रोसेसिंग में, एंड सस्टेनेबिलिटी पे कैसे फोकस करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को बनाना विच इज गुड फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, तो इन सब चीजों पे इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया था। टोटल 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। स्वाद सूत्र नाम का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। जापान हमारा पार्टनर कंट्री के रूप में इनवाइटेड था। जापान विल बी पार्टनर कंट्री इन दिस इवेंट। इवेंट का थीम था राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। Right to food for a better life and a better future. Next, Union Cabinet approve continuation of Pradhan Mantri जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। What is current financial outlay for this scheme? ये जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया है, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 5 करोड़ से भी ज्यादा ट्राइबल्स को फोकस किया गया था, जिससे कि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। करेंट फाइनेंशियल आउटले फॉर दिस स्कीम इज 79,126 करोड़। एक और चीज ध्यान देंगे, ये स्कीम 549 डिस्ट्रिक्ट, 2740 ब्लॉक्स एंड 30 स्टेट एंड यूटी में ये स्कीम को चलाया गया है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपॉइंटेड whom as a new head coach of the national senior women's team. संतोष कश्यप को अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ नेशनल सीनियर वुमेन्स टीम, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? चौबा देवी। मोनोलो मार्क्स, ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज इंडियन फुटबॉल कोच। Celebrating the extraordinary talent of Divyang artisan, 19th दिव्य कला मेला unveiled in which state? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने विशाखापत्तनम में दिव्य कला मेला को इनॉग्रेट किया है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? श्री एस अब्दुल नजीर।
इस मेला में 20 स्टेट एंड यूटी से करीब 100 दिव्यांगजन पार्टिसिपेट किए थे और उन लोगों ने वोकल फॉर लोकल थीम को एम्फसाइज किया है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी दिखाया है। इसमें बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे एचपीसीएल, गेल लिमिटेड, आईओसी वगैरह भी पार्टिसिपेट की और इन कंपनीज ने मिल करके दिव्यांगजनों को न्यू डिवाइसेस प्रोवाइड कराई हैं। इतना ही नहीं, 10 दिव्यांग बेनिफिशियरीज ऐसे थे जिनको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा कि इसके थ्रू एनडीएफडीसी स्कीम के थ्रू। एनडीएफडीसी क्या है? नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनडीएफडीसी स्कीम के तहत बहुत से स्कीम्स चलाए जाते हैं दिव्यांगजनों को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि एजुकेशनल लोन, लोन प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो अपना हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ। दूसरी स्कीम है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना नाम से ही पता चल रहा है कि वो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्कीम चलाई गई जिसमें बहुत ही लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता है जिससे कि वो बिजनेस वगैरह कर सके। और स्वावलंबन योजना के तहत मैक्सिमम उनको कितना लोन मिल सकता है? तो 50 लाख का, मैक्सिमम 50 लाख का लोन मिल सकता है उनको। पैसा बाजार इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक लॉन्च फीचर रिच पैसा सेव cashback credit card to reward frequent shoppers by offering substantial cashback on everyday purchase, both online and offline. तो पैसा बाजार ने रिसेंटली पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है येस बैंक के साथ मिलकर के। तो राइट ऑप्शन इज येस बैंक। ये क्रेडिट कार्ड जो है ये डेली जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं उसको कैशबैक की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करे चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग करे। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि 3% कैशबैक मिलेगा उन्हें अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, मिंत्रा, अजियो, ज़ोमैटो और भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से। इसका मंथली लिमिट 5000 रुपीज़ का है। अगर वो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो उनको आगे की परचेज़ करने के लिए 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अगर वो ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो भी उनको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। खासियत ये है कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कोई भी मेंबरशिप फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी था कि येस बैंक रुपे एड पीओपी फिनटेक कंपनी के साथ मिल करके इंडिया का फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था येस बैंक पीओपी क्लब क्रेडिट कार्ड। ठीक है। और आरबीएल बैंक ने आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वहीं एक्सिस बैंक ने वीजा आईएनसी के साथ मिलके प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि उनके हाई रिच कस्टमर के लिए होगा। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके सीईओ है प्रशांत कुमार और ये 2004 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। नेक्स्ट, to boost media and entertainment sector, which country will host the World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES) Summit in 2025? तो ये वेव समिट फरवरी 5 से 9 तक होगा 2025 में और इस बार ये इंडिया होस्ट करेगा। ये समिट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के देखरेख में किया जाएगा। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को बूस्ट किया जा सके, उसको मजबूत बनाया जा सके और ये पहला ऐसा समिट होगा जिसमें हर फील्ड की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी। ये एक ऐसा समिट होगा जहाँ जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ डिफरेंट कंट्रीज के लोग आएंगे, डिफरेंट कंटेंट को, आइडियाज को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में किया जाए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। न्यू बिजनेस यूनिट फॉर्म किए जाएंगे। तरीके से एडवांसमेंट के लिए ये समिट हेल्ड किया जाएगा 2025 में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी कौन है? संजय जाजू। संजय जाजू। Union Minister Amit Shah introduced White Revolution 2.0 to further strengthen India's dairy sector. Country is expecting to grow milk production by how much percent in next 5 years? तो वाइट रिवोल्यूशन 2.0 इनोग्रेट किया गया है अमित शाह के द्वारा और ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस करता है, मिल्क प्रोडक्शन पे।
मिल्क प्रोडक्शन को नेक्स्ट 5 ईयर में 50% बूस्ट किया जा सके। एज पर डेटा 2024 एंड 25 में डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है 660 लाख केजी। इसको बढ़ा करके 1007 लाख केजी करना है 2028 एंड 29 में। एक ये टारगेट रखा है। अच्छी चीज ये है कि टोटल 1.7 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें से 30% जो है ये विलेज में है, विलेज एरिया में है। तो इन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के कवरेज को बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 56,000 और न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी को गठन करेगा, सेटअप करेगा, और जो 46,000 पहले से हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, 56,000 नए बनेंगे और 46,000 जो पुराने हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट पे फोकस किया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और इसको फंड कौन करेगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। फंडिंग इसकी होगी नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 1951 टू 52 में जहां 17 मिलियन टन इंडिया मिल्क प्रोड्यूस करता था, वही 2022-23 में 230.58 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करता है। सो मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। Next, who has been appointed as a Deputy Superintendent of Police on Wednesday for Telangana Police? तो रिसेंटली निखत जरीन जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं, उनको अपॉइंट किया गया एज ए डीएसपी फॉर तेलंगाना पुलिस। The European Union has promised to lend how much financial help to Ukraine to cover from the ongoing war with Russia, which started in February 2022. यूक्रेन एंड रशिया के बीच वॉर चल रहा है 2022 से ही। तो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने उनको लोन देने का डिसाइड किया है और टोटल $39 बिलियन का लोन यूरोपियन यूनियन देगा। ये जो लोन है G7 नेशन के द्वारा जो फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है उसका पार्ट है। G7 नेशन ने टोटल $50 बिलियन लोन देने का प्रॉमिस किया है यूक्रेन को। इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लोन ऐसे होंगे जो रशिया की सेंट्रल बैंक के एसेट पे इंटरेस्ट आया है, वो अमाउंट दिया जाएगा। एक तरीके से रशिया के अमाउंट को ही, रशिया के पैसे को ही यूक्रेन को दिया जाएगा, रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। इसके अलावा पहले से यूरोपियन यूनियन पैसे देते आ रहा है और अभी तक टोटल $132 बिलियन की हेल्प यूक्रेन को कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा जानते हैं। यूरोपियन यूनियन 1957 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसमें 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जहां यूरो एज एन करेंसी यूज होता है। यूरोपियन यूनियन कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए फेमस है। जो भी कंट्रीज इसमें हैं उसमें कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी चलती है और जो भी लॉज हैं वो भी इन सारी कंट्रीज में सेम रहते हैं। यूरोपियन यूनियन का मोटो है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। We celebrate International Day of Science, Technology and Innovation for the South on 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे भी 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 16 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया गया और संविधान मंदिर कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्पल को महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। नेशनल इंजीनियर डे भी सेलिब्रेट ऑन 15 सितंबर। जैसे 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया गया था, जिसका थीम था एक कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। एंड वर्ल्ड क्लीन अप डे 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है, जिसका थीम था आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर।